Hello dear students, greetings of the day. I am here Professor Vishnu Dwivedi from Sagar Institute of Science and Technology, and we are going to discuss our next topic, which is Introduction to Industrial Metals. इंडस्ट्री में किस टाइप के मेटल्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से मेटल्स यूज़ होते हैं और उन मेटल्स की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको हम इंडस्ट्री मेटल्स बोलते हैं, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली इंडस्ट्रियल मेटल्स होते क्या हैं? तो बेटा आपको इंडस्ट्रियल मेटल्स आपको देखने में ही पता चल रहा है या सुनने में ही पता चलता है। इंडस्ट्रियल मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। मेटल्स विच आर यूज्ड या विच जनरली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज आर नोन एज इंडस्ट्रियल मेटल्स। तो इंडस्ट्रियल मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। अब बोलोगे सर इंडस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उनको हमने ऐसा क्यों नाम नहीं दिया है, इंडस्ट्रियल प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल सीमेंट या कुछ ऐसा कुछ। तो बेटा मेटल्स इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है मटेरियल टेक्नोलॉजी, इसमें मेटल्स की स्टडी करना है। हमने मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में भी फोकस किया था, तो हमें इसलिए मेटल्स को यूज़ करना है क्योंकि हमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को रीड करना है। प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे कौन सी हमें चाहिए, कैसी रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हमें फोकस करना है। किसमें? इस टॉपिक में, इंडस्ट्रियल मेटल्स में। तो इंडस्ट्रियल मेटल्स क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल मेटल्स ऐसे मेटल्स जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। और इंडस्ट्रियल मेटल्स बेटा ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ले लो, किसी भी कंस्ट्रक्शन यूनिट को ले लो, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को ले लो, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। इंडस्ट्रियल मेटल्स ही हैं जो उस कंपनी का, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्रॉफिट या लॉस डिसाइड करते हैं। तो इंडस्ट्रियल मेटल्स कैसे होने चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की क्या नीड है, सप्लाई क्या होनी चाहिए, डिमांड क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ इंडस्ट्रियल मेटल्स पे रिलाई करता है। तो सेकेंड पॉइंट अपना जो है वो है इंडस्ट्रियल मेटल्स लाइज एट द हार्ट ऑफ द ग्लोबल कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब ये जो है नट शेल क्या होता है? नट शेल मतलब जो एक दूसरे से लिंक्ड है, जो मतलब आज की दुनिया जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। तो उस केस में क्या है, उस केस में आपका ये जो नट शेल है उसमें जो इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ होते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस फॉर एग्जांपल आपका कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई ब्रिज बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पे ये इनका यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल पर्पस में कहीं पे क्या कहते हैं, आपकी गियर की मैन्युफैक्चरिंग है, कहीं पे चेसिस की मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी यूनिट आप ले लो, प्रोडक्शन यूनिट ले लो, असेंबली यूनिट ले लो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले लो, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स की यूज़ ज़रूर होती है। और जब कोई किसी का यूज़ इतना ज़्यादा है, किसी का एप्लीकेशन इतना ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है बेटा कि एक तरीके से वो उसकी क्या हो जाएगी, हार्ट बीट हो जाएगी। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या किसी भी इंडस्ट्रियल ओरिएंट इंडस्ट्री का या किसी कंपनी का, किसी प्लांट का, जो ये हमारी क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल मेटल्स होते हैं, ये वो हार्ट बीट जैसा होते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज जो होती हैं, इंडस्ट्रियल मेटल्स के बिना कुछ नहीं हो सकता है। इंडस्ट्रियल मेटल्स होते कौन कौन से मेटल्स हैं जिनको हम इंडस्ट्रियल मेटल्स बोलते हैं? तो इंडस्ट्रियल मेटल्स कुछ ऐसा नहीं है, स्पेशल नहीं कि ये वाला मेटल इंडस्ट्रियल है, ये वाला मेटल इंडस्ट्री में नहीं यूज़ होता है इसलिए इंडस्ट्रियल मेटल नहीं है। इंडस्ट्रियल मेटल जो कि ऑफन यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में, उनको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, लेड है, जिंक है। स्टील को मैंने 2 बार लिख दिया है यहाँ पे, तो उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील, लेड, जिंक एट्सेट्रा। ये ऐसे मेटल्स है बेटा कि आपको हर वक्त इंडस्ट्री में इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब इनकी ज़रूरत ऐसा नहीं कि केवल स्टील की यूज़ होती है, केवल जिंक ही यूज़ हो रहा है, केवल एल्यूमिनियम ही यूज़ हो रहा है। इनकी कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। इनकी एलॉइंग की जाती है, इनको क्या कहते हैं, इनके कंपोजिट बनाने के काम में आता है, कभी एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। तो इनका यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त होता है इंडस्ट्रीज़ में, इसलिए इनको इंडस्ट्रियल मेटल्स बोला जाता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा इंडस्ट्रियल मेटल्स होता क्या है।
इंडस्ट्रियल मेटल्स, सिंपल सी बात है, ऐसे मेटल्स जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, और जो मेटल्स इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं उनको हम लोग इंडस्ट्रियल मेटल्स बोलते हैं। इंडस्ट्रियल मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं? कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, स्टील हो सकता है, लेड हो सकता है, जिंक हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्रियल मेटल्स बोल सकते हैं, जो इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होते हैं एज अ रॉ मटेरियल, एज एन एलॉइंग एलिमेंट, कुछ भी यूज़ होते हैं, उनको हम लोग इंडस्ट्रियल मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जो अपना सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा इंडस्ट्रियल मेटल्स में सारे मेटल्स की स्टडी हमें नहीं करनी है, हमें स्पेसिफिकली स्टील के बारे में देखना है। ठीक है, तो स्टील क्या होता है, स्टील इंडस्ट्रियल मेटल्स अगर बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, स्टील होता कैसे है, किस कंपोजिशन से बनता है, स्टील में किस किस चीज़ की एलॉइंग होती है, उनके बारे में हमें स्टडी करना है एक्चुअली। ठीक है, तो स्टील अगर हम क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल में, स्टील हमारा इंडस्ट्रियल मेटल है जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होता है। स्टील क्यों यूज़ होता है, क्यों इतना ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशन है इसका? क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है और इसका जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है वो वर्सटाइल है। वर्सटाइल मतलब कि बहुत ही पॉपुलर है, मतलब कहीं पे भी कुछ भी एडजस्ट हो जाए, अगर नहीं हो रहा है तो स्टील डाल दो, इस तरह से होता है। तो जो चीज़ जो हर जगह एडजस्टेबल है, बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू है जो कि ये क्यों एडजस्टेबल है, तो अगर कोई भी चीज़ एडजस्टेबल है तो इसका मतलब उसकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इस तरह से यहाँ पे स्टील है, और अपने सिलेबस में इंडस्ट्रियल मेटल्स में केवल स्टील के बारे में पढ़ना है। तो स्टील्स क्या होते हैं? स्टील, पहली चीज़ तो कोई स्टील एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की टेबल देखा, उसमें आपको एलिमेंट मिल गया, ये स्टील होता है। तो स्टील कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है। स्टील क्या है? स्टील आपका एक एलॉय है। क्या है? स्टील एक एलॉय है। और एलॉय जो है वो किस किस चीज़ का है? एलॉय तो बहुत सारी चीज़ों का है, आयरन है, कार्बन है, और उसके बाद क्या कहते हैं क्रोमियम है, निकिल है, मोलिब्डेनम है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो मेजर कंस्टिट्यूएंट स्टील का होता है वो है बेटा आयरन और कार्बन। क्या होता है मेजर कंस्टिट्यूएंट? आयरन एंड कार्बन। और इसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है, कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि अगर कार्बन का परसेंटेज आप किसी भी एलॉय में आप ज़्यादा कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, अगर आप उसके कार्बन कंटेंट को कम कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ एलॉय या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। तो स्टील अगर हम देखें या स्टील को अगर हम समझते हैं तो बेटा स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन विथ टिपिकली few % ऑफ कार्बन टू इम्प्रूव इट्स स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर रेजिस्टेंस कंपेयर टू आयरन। आयरन और स्टील दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन आयरन को हम मोल्ट करते हैं, मोल्टेन फॉर्म में हम लोग कार्बन के कंटेंट को कुछ ऐड करते हैं, कार्बन कंटेंट के साथ हम क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम, अदर एलिमेंट्स को कुछ ऐड करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो हमारा मिक्सचर मोल्टेन फॉर्म में तैयार होता है उसको हम छोड़ देते हैं सॉलिडिफाई होने के लिए। सॉलिडिफाई होने के बाद जो हमारे पास कंटेंट मिलता है वो होता है स्टील। तो स्टील कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है बल्कि एक एलॉय है। वो एलॉय कैसा है? वो आयरन और कार्बन एंड अदर वेरियस एलिमेंट्स का ये मिक्सचर होता है। ठीक है, मिक्सचर और एलॉय में अंतर ये है कि एलॉय जो होता है वो मोल्टेन फॉर्म में होता है। तो एलॉय जो है, स्टील जो है एक एलॉय है, और ऐसा एलॉय है जो कि आयरन और कार्बन तो उसमें होते ही हैं जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होते हैं, अदर देन आयरन और कार्बन और भी कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं एज पर द नीड। ठीक है, अब इसमें जैसे इम्प्रूव इट स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर रेजिस्टेंस, तो भाई स्टील भी बहुत सारी टाइप की है, आगे आप देखोगे स्टील बहुत सारी टाइप्स की है। तो स्टील कैसे टाइप की होनी चाहिए, उस टाइप से हमें क्या कहते हैं किस टाइप की किस कौन से एलिमेंट को ऐड करना है, एलॉइंग करनी है, तो ये उस पर मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट पॉइंट, मेनी अदर एलिमेंट्स मे बी एडेड वाइल एलॉइंग इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल नीड्स। वेरी गुड बेटा, जैसे मान लो निकिल है, क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। कोई टफनेस ज़्यादा कर रहा है, कोई हार्डनेस ज़्यादा कर रहा है। हर एलॉइंग एलिमेंट या हर एलिमेंट अदर एलिमेंट वो अलग अलग अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ है। तो अब कोई एलिमेंट मान लो टफनेस प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ कर रहा है, कोई हार्डनेस को कर रहा है, तो जो एलिमेंट हम उसमें ऐड करेंगे तो उस एलॉइंग मिक्सचर का जो वो हमारा एलॉय बना हुआ है उस एलॉय की प्रॉपर्टी को इन्हेंस करेगा वो। ठीक है, तो क्या कहते हैं कार्बन और आयरन इसके अलावा भी मेजर कंस्टिट्यूएंट ने माइनर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, और वो माइनर कंस्टिट्यूएंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरे के पूरे एलॉय की प्रॉपर्टी को वो डिफाइन करते हैं।
आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट पे अगर हम मूव करते हैं तो कहता है कार्बन कंटेंट इज अप टू 2.14% एंड इफ कार्बन कंटेंट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस रेंज देन इट फॉर्म्स कास्ट आयरन। बिल्कुल सही, एक्सेप्ट करता हूँ मैं। देखो होता क्या है कि जो हमारा ये स्टील है एक्चुअली आयरन और कार्बन का एलॉय है, और ये जो आयरन और कार्बन का एलॉय है इसमें जो कार्बन का जो कंटेंट होता है वो अप टू 2.14% होता है अगर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मतलब अगर 2% से ज़्यादा यदि अगर कार्बन कंटेंट होगा तो स्टील नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्टील के अलावा कुछ और हो जाएगा, लेकिन हमारा स्टील नहीं रहेगा। और फिर हम उसी पॉइंट पे हम ये भी देख रहे हैं कि यदि अगर किसी का एलॉय का आयरन और कार्बन का जो मिक्सचर हो रहा है उसमें कार्बन 2% से ज़्यादा हो रहा है तो वो जो हमारा एलॉय तैयार होता है उसको हम लोग कास्ट आयरन बोलते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि बेटा स्टील जो होता है वो कैसा होता है और कास्ट आयरन कैसा होता है ना। आपने डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के बारे में स्टडी किया था, प्रॉपर्टीज जब आपने देखा था, तो कास्ट आयरन जो है वो क्या होता है, कास्ट आयरन आपका ब्रिटल मटेरियल होता है लेकिन डक्टाइल मटेरियल हमारा स्टील होता है ना। आपने बीएमई में भी डिस्कस किया होगा, बीएमई में भी आपने देखा होगा, आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया होगा डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल का, माइल्ड स्टील लेके और उधर कास्ट आयरन लेके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे यदि अगर हम बात करें तो अगर हम डायरेक्ट कंक्लूजन निकालें तो यदि अगर बेटा कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो उसकी जो क्या कहते हैं वो है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी है वो एनहेंस करती है। मतलब यदि अगर हम किसी भी एलॉइंग एलिमेंट में कार्बन कंटेंट को ऐड करते हैं तो इसकी ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर एलॉय की ऐड ऑन हो जाएगी, एनहेंस हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो उसी तरीके से अदर एलिमेंट्स हैं, कुछ कुछ की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो जिन प्रॉपर्टीज़ को हमें रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप का हम एलॉय बनाते हैं। लेकिन अगर हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील एक ऐसा एलॉय है जिसमें आयरन और कार्बन मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है, उसमें भी कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 2% से कम होता है या 2% तक होता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कौन सी टाइप की स्टील है, बहुत सारी टाइप की स्टील होती है। जैसे आप लोग घर में यूज़ करते हो, बर्तन जो यूज़ करते हो वो स्टेनलेस स्टील होता है, हम लोग जो कटिंग टूल यूज़ करते हैं वो हाई स्पीड स्टील होता है। तो इस तरह से क्या कहते हैं बहुत सारी टाइप्स की स्टील प्रेजेंट होती है। तो और वो जो सारी स्टील्स हैं, वो जो टाइप्स ऑफ स्टील है वो किसके परसेंटेज पर डिपेंडेंट होती है बेटा, कार्बन कंटेंट और एलॉइंग एलिमेंट्स। यदि कार्बन कंटेंट हमारा ज़्यादा होगा या कम होगा तो उस हिसाब से उस स्टील का जो एप्लीकेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, स्टील इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर बिल्डिंग द वर्ल्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज। इट इज़ यूज्ड टू फैब्रिकेट एवरीथिंग फ्रॉम सीविंग नीडल्स टू ऑयल टैंकर्स यूज्ड इन रिफाइनरीज। बिल्कुल सही बेटा, वो कहावत है ना कि एक सुई से लेके एक पहाड़ तक जो बनाता है वो है स्टील है। तो उसी तरीके से जो सुई जो हमारी है, जो निडल है, वो भी स्टील की बनती है, और जो ऑयल टैंकर्स जो रिफाइनरी यूज़ होती हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे भी स्टील यूज़ होता है। तो स्टील एक हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है, डेली लाइफ एलिमेंट है, डेली लाइफ का क्या कहते हैं एप्लीकेशन है वो। और ये स्टील इसलिए इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे होता है ना कि हमारी जो बॉडी होती है उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो हम वैसा तो नहीं बोल सकते कि स्टील के बिना हम पॉसिबल नहीं है हम सर्वाइव कर पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा ये आज की डेट पे हमारी मेन रिक्वायरमेंट जैसा हो गया है। मतलब स्टील जो है आज हमारी डे टू डे लाइफ का एक पार्ट हो चुका है। जहाँ पे देखोगे आपको स्टील नज़र आएगा। ठीक है, स्टील इसलिए हम इसको इंडस्ट्रियल मेटल्स भी बोलते हैं। आपको कोई भी चीज़ यूज़ करनी, अच्छा ऐसा नहीं है कि स्टील के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता है, लेकिन स्टील इसलिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्योंकि इसके कुछ वेरियस एप्लीकेशंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, जो कि स्टील इसलिए बाकियों से अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है बहुत सारी टाइप की मिठाइयाँ खाते हो, लेकिन अब कुछ मिठाइयाँ स्पेसिफिक है कि वो पर्टिकुलर प्लेस पे ही मिलेगी। वहाँ में जैसे आगरा का पेठा है तो आगरा में ही जाना पड़ेगा, हाँ पेठा यहाँ पे भी मिलेगा लेकिन आगरा वाला फेमस होता है। तो उसी तरीके से क्या कहते हैं बहुत सारे टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी देखा जाता है कौन सा मटेरियल हमें इजीली अवेलेबल हो रहा है, कौन सा कम कॉस्ट में अवेलेबल हो रहा है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो रही है। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो उनको देखने के बाद स्टील एक ऐसा मात्र हमें क्या कहते हैं मटेरियल मिलता है इंडस्ट्री में जो कि आसानी से मिलता है, उसकी लागत कम लगती है उसको प्रिपेयर करने में,
और इसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जिससे मिलकर ये बनता है वो भी इजीली अवेलेबल होता है, सस्ता होता है। तो इस तरह से मतलब स्टील की रिक्वायरमेंट इसलिए हर जगह से ज़्यादा, हर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, हर मटेरियल के कंपैरिजन में ये ज़्यादा होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, या अगर मैं उसी पॉइंट को रिपीट करूं जो अभी आपने डिस्कस किया, स्टील इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर बिल्डिंग द वर्ल्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज। इट इज यूज्ड टू फैब्रिकेट everything from sieving needles to oil tankers used in refineries। तो ये चीज़ें हो गई बेटा अपनी। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना, द टूल्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड एंड मैन्युफैक्चर स्टील्स आर ऑल्सो मेड ऑफ स्टील। वेरी गुड। ये जो पॉइंट बोल रहा है ये बोल रहा है कि यदि अगर हम स्टील की स्टडी कर रहे हैं, स्टील की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो भाई स्टील से ही स्टील बनता है। ऐसा नहीं है कि स्टील एक ऐसा क्या कहते हैं एलॉइंग एलिमेंट हो गया, एलॉइंग मटेरियल हो गया, सब्सटेंस हो गया कि उसको बनाने के लिए हम फॉरेन कोई मटेरियल लाएंगे या कोई अदर एलिमेंट या अदर एलॉइंग एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपने वो कहावत तो सुना होगा कि लोहे को लोहा ही काट सकता है, तो उसी के जैसा ही क्या कहते हैं स्टील होता है। तो स्टील का फॉर्मेशन स्टील से ही होता है। स्टील जो है यूज़ जो होती है वो स्टील की मदद से ही बनती है। तो स्टील ही क्या कहते हैं, जैसे स्टील को हमने रीयूज़ किया, स्टील बन गई। स्टील को हमने एज ए स्क्रैप यूज़ किया, स्टील बन गई। तो कहने का मतलब जो स्टील है, स्टील से ही स्टील बनता है। ठीक है, और जो स्टील्स को बनाने के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जो मशीनरीज यूज़ की जाती हैं, इवन उसमें भी स्टील का यूज़ होता है या स्टील उसमें प्रेजेंट होता है। स्टील जो है ऐसा एलॉइंग एलिमेंट या ऐसा सब्सटेंस जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ पॉजेस करता है वो उसमें इनबिल्ट होता है। क्लियर हो गया। अब स्टील इतना पॉपुलर क्यों है? स्टील एज एन इंडस्ट्रियल मेटल्स, हम केवल स्टील की स्टडी क्यों करते हैं, या एज एन इंडस्ट्रियल अप्रोच हम स्टील को ही क्यों प्रेफर करते हैं अदर देन डिफरेंट मटेरियल्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। हमारे पास और भी चीज़ें हैं जो आसानी से मिल सकती हैं, सस्ती मिल सकती हैं, आसानी से अवेलेबल हो सकती हैं, उसके बाद भी हम लोग स्टील की बात क्यों करते हैं? स्टील की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्यों है कंपनी में, इंडस्ट्रीज़ में? तो स्टील की इसलिए इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला पॉइंट बेटा, लो कॉस्ट में ये अवेलेबल है मार्केट में। आज की डेट पे कम से कम कीमत पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं स्टील्स के नाम पे, मतलब कम से कम सस्ते से सस्ता चीज़ अवेलेबल है। मतलब स्टील की जो कॉस्ट है, जो इनिशियल कॉस्ट है, जो क्या कहते हैं आप बोल सकते हो ख़रीदने की जो लागत होती है वो कम है। सबसे पहला पॉइंट। और कोई भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट रीज़न होता है। यदि भाई कस्टमर है आपके पास और कस्टमर को क्या चाहिए, सबसे पहले सस्ता चाहिए, तो अगर स्टील सस्ती है तो वो स्टील को ही प्रेफर करेगा। दूसरा पॉइंट है लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब कोई चीज़ यदि अगर सस्ती मिल रही है तो डेफिनेटली बेटा उसकी पीछे जो है खर्च होगा उसको कम होगा। यदि अगर वही ज़्यादा रेट में बनती तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर ज़्यादा होती तो हमको वो चीज़ जो अवेलेबल हो रही है, जो कम रेट में अवेलेबल हो रही है, वो ज़्यादा रेट में अवेलेबल होती। तो अगर हमें कम रेट में अवेलेबल हो रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी लो होगी। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए, आसानी से मिल रही है, सस्ती मिल रही है, अवेलेबल है, और उसके अलावा उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी कम है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, वो जिस भी रॉ मटेरियल से बनता है स्टील, जिस भी रॉ मटेरियल से बनता है, किस रॉ मटेरियल से बनता है बेटा? स्क्रैप्स, आयरन के स्क्रैप्स और क्या कहते हैं अदर एलॉइंग एलिमेंट्स। तो ये अदर एलॉइंग एलिमेंट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उसका कंटेंट इतना कम होता है बाई परसेंटेज कि क्या कहते हैं हम थोड़ा ड्रॉप के जैसा हम उसमें ऐड करते हैं प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करने के लिए। लेकिन जो मेजर रॉ मटेरियल है, जो मैक्सिमम जो हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है वो है आयरन ओर एंड स्क्रैप्स। तो आयरन ओर्स और स्क्रैप्स आर ईजिली अवेलेबल इन आवर इंडिया, है ना। हमारे इंडिया में आयरन स्क्रैप्स और आयरन ओर्स बहुत ही आसानी से प्रेजेंट हैं, जिससे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, स्टील जो अब प्रिपेयर किए जाते हैं। तो अब स्टील को प्रिपेयर करने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो भी आसानी से अवेलेबल है। तो भाई क्यों ना हो स्टील की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा। और सबसे इम्पॉर्टेंट भाई, चलो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सस्ती हैं, कम रेट पे बन रही है, ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन
उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टी भी देती है स्टील। स्टील एक ऐसा क्या कहते हैं एलॉइंग एलिमेंट है, एलॉइंग मटेरियल है, जो कि प्रॉपर्टीज़ को भी वो मल्टी प्रॉपर्टीज़ देता है। मतलब आप जो है स्टील को एक नहीं 1000 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 1000 तरीके से यूज़ करने का मतलब हुआ बेटा, स्टील में यदि अगर हम स्टील बना रहे हैं और उसमें हम कार्बन कंटेंट को ऐड कर दिए या कम या ज़्यादा कर दिए, चेंज कर दिए, हम एलॉइंग एलिमेंट को चेंज कर दिए, एलॉइंग एलिमेंट को कंटेंट को परसेंटेज को हम कम या ज़्यादा कर दिए, तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें उसके अकॉर्डिंग मिल जाती है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग अगर हमें प्रॉपर्टीज़ मिल रही है तो बेटा ये मल्टी प्रॉपर्टीज़ हुआ ना। मतलब एक एलिमेंट, एक छोटा सा स्टील कितने सारे खेल खेल सकता है, उसी के जैसा है ये। मतलब इसका जो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है ना, और वाइड रेंज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ये एग्जिस्ट करता है स्टील। इसकी वजह से स्टील हमारा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा नीडी है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। हर इंडस्ट्री की डिमांड होती है कि उसको स्टील चाहिए। बहुत सारे टाइप्स के स्टील होते हैं। लास्ट पॉइंट जो है अपना, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टील। माइल्ड स्टील है, मीडियम स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, हाई स्पीड स्टील है, स्टेनलेस स्टील है। और ये सारे जो स्टील्स हैं, जो टाइप्स ऑफ स्टील्स हैं, ये टाइप्स ऑफ स्टील्स का क्लासिफिकेशन केवल 2 तरीके से किया जाता है। पहला तो कार्बन कंटेंट कम होगा तो ऐसी स्टील बनेगी, कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा तो ऐसी स्टील बनेगी। अब ये जो स्टील है, टाइप्स ऑफ स्टील है बेटा, ये अपना 4th या 5th यूनिट में आएगा। 5th यूनिट में कितनी स्टील्स कितने टाइप की होती है ना, तो और इसमें क्या कंपोजिशन होता है, तो इसकी स्टडी हम लोग डिटेल्ड करने वाले हैं 4th या 5th यूनिट में, एलॉइंग एलिमेंट जब आएगा तो। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये बताना चाहा कि जो टाइप्स ऑफ स्टील है, जो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो क्लासिफिकेशन है, वो किस बेस पर की जाती है। देयर आर ओनली 2 बेसिस। एक एलॉइंग एलिमेंट कैसा है, ठीक है, एलाइंग एलिमेंट आप क्या ऐड कर रहे हो उसमें, और दूसरा कार्बन का कंटेंट कितना है। तो यदि अगर एलाइंग एलिमेंट चेंज हुआ और तो उसका क्या कहते हैं स्टील का टाइप चेंज हो जाएगा, या फिर कार्बन का कंटेंट चेंज हुआ तो भी स्टील का टाइप चेंज हो जाएगा, या फिर कार्बन कंटेंट के साथ एलॉइंग एलिमेंट चेंज कर रहे हो, दोनों एक साथ चेंज हो रहा है तो भी हमारा स्टील का टाइप अलग हो जाएगा। तो इस तरह से जो स्टील है, स्टील के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और वो उसकी डिपेंड करता है किस पे, उसकी क्या कहते हैं एलॉइंग एलिमेंट पे और उसके कार्बन कंटेंट पे। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें जो है कार्बन कंटेंट जितना भी हम कम ज़्यादा करना चाहें कर ले, लेकिन 2.14 एक लिमिट है। 2.14% से ज़्यादा नहीं चेंज होना चाहिए। 2.14% से जैसे ही हमने कार्बन कंटेंट ज़्यादा किया तो स्टील बनेगा ही नहीं। स्टील की जगह पे बल्कि क्या बन जाएगा, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन बनेगा तो कास्ट आयरन एक ऐसा एलिमेंट होता है, ऐसा एलॉइंग सब्सटेंस होता है जो कि क्या कहते हैं हमारा कैसे होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है। और ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है टोटली डिफरेंट हो जाती है हमारी स्टील से, जो कि डक्टाइल मटेरियल होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। सारे पॉइंट्स 1 to 1 हमने डिस्कस कर लिए हैं। और आज का टॉपिक था बेटा इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल मेटल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक अपना इस चैप्टर का होगा, उस पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे। कौन से मेथड्स हैं जो ईजिली क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज़ अप्रोच कर रही हैं, उसको फॉलो कर रही हैं, और उनमें से भी कोई 1 या 2 मेथड की हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको देखिएगा और आपके पास ये PDF है, पूरा कंटेंट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो आप उसको राइट डाउन कर लीजिए। आप अपनी नोट्स कॉपी में भी इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और यदि अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं मेरे से। ठीक है, आपकी डाउट सेशन, आपकी जो क्लासेस है चल रही हैं, सारा कुछ एज़ यूजुअल चल रहा है और ये चलेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। यदि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे डिस्कस करें। थैंक यू बेटा।